मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी दुनिया हसीनों का मेला लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। मैं नाश्ते के बाद अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था और माँ हर रोज़ की तरह किचन में काम के दौरान बकबक कर रही थी। मैं यानी जगदीश कुमार, हाँ, माँ और बाबा ने यही नाम रखा था मेरी पैदाइश के वक्त, मगर अब मैं इस जगदीश कुमार से जग्गू रह गया था। अब किसे इतना वक्त था कि मुझे जगदीश कुमार कहता। मुझे जग्गू नाम भी पसंद था, मगर मैं चाहता था कोई मुझे प्यार से जग्गू जी बुलाए। अगर किसी ने मुझे प्यार से जग्गू जी बुलाया होता तो आज मेरी शादी हो चुकी होती, मगर नहीं, किसी ने इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं की। किसी को क्या पड़ी थी मेरी शादी हो या न हो। मैं तो अब तक यानी 40 वर्षों तक इसी इंतज़ार में था कि कोई खूबसूरत सी, नाजुक सी, प्यारी प्यारी सी लड़की मुझे जग्गू जी बुलाए। एक दो बार प्यारी खूबसूरत नाजुक सी लड़कियों को देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। इधर लड़कियों को देखकर मेरा दिल धड़कने लगा और उधर मुझे देखकर माँ की आंखें फड़कने लगी। मैं चौराहे पर खड़ा उन लड़कियों को ताड़ने की कोशिश करता तो माँ घर बुलाकर मुझे लताड़ने लगती। मैं ज़रा किसी लड़की के पीछे जाता तो माँ आंखें निकाले मेरे आगे आ जाती, कहती, तेरी कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए तू ये सब करता फिर रहा है। फिर 2 दिन मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती और तीसरे दिन जब मैं घर से बाहर आता, वो लड़की जिसके पीछे मैं 2 दिन पहले जा रहा था वो किसी और के साथ नजर आती और मैं दिल महसूस कर दिल ही दिल में माँ को बुरा भला कहने लगता। माँ, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। अरे क्या था जो मैं उसके पीछे जा रहा था? अगर तू मुझे 2 दिन घर में बंद न रखती तो वो जो आज किसी और के साथ नजर आ रही थी ना, वो मेरे साथ होती। मैं उसे तेरी बहू बनाकर अपने घर में रखता। वो तेरे लिए खाने भी बनाती और तेरे पैर भी दबाती, मगर तुझे ये सब समझ में आए तब ना। बस तू हर वक्त घर के काम का रोना ही रोती रहना। तेरी भला के लिए ही तो मैं किसी के पीछे जाता हूँ, तो किसी को चोरी चोरी देखा करता हूँ। जग्गू, अब मैं ज्यादा दिन इस दुनिया में रहने वाली नहीं। अब तू जल्दी से शादी कर, वरना अपने और मेरे खाने का इंतजाम। माँ मेरे सामने खड़ी हाँफ रही थी। ठीक है, मैं देखता हूँ, किसी काम वाली को आज ही पकड़ कर लाता हूँ। मैं बालों में कंघी फेरता हुआ अपनी सोचों के दायरे से बाहर निकल आया। काम वाली नहीं, मुझे बहू चाहिए। माँ फिर से हाँफने लगी। माँ के इस जुमले पर मुझे लगा मैं गले फाड़ फाड़ कर रो पड़ूं। बहू की याद आज आ रही है जब मैं 40 साल का हो गया। पहले नहीं, जब मैं किसी के पीछे भाग रहा था उस वक्त याद आई होती तो आज ये दिन उन्हें देखने नहीं पड़ते। यानी सुबह से शाम तक काम का रोना नहीं रोना पड़ता। जग्गू, मैं कुछ बोल रही हूँ। माँ आंखें निकाले मुझे घूर रही थी। मैं कंघी वापस से टेबल पर रखते हुए उनसे कहने लगा, बहू चाहिए तो खुद अपने लिए बहू खोज। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब कर रहा था तब तो कुछ करनी ही नहीं थी। मैं नाराज होता घर से बाहर निकल आया। मैं प्रॉपर्टी डीलर था। किसी की ज़मीन बेचनी हो, किसी को नया मकान खरीदना हो, किसी को किराए का मकान चाहिए या किसी को किराए की दुकान, सब मेरे ऑफिस का रुख ही किया करते थे। मैं इन कामों में माहिर था। लोग मुझसे खुश रहा करते थे। मैं अभी ऑफिस आकर ताला ही खोल रहा था कि मेरे पीछे ऑटो के रुकने की आवाज़ आई। मैं चुपचाप ताला खोलकर अंदर आया। 2 कमरे का मेरा ऑफिस था। एक में मिलने मिलाने वाले या खरीद बिक्री करने वाले
आकर मुझसे मिला करते थे और दूसरे में मैं दोपहर के वक्त आराम किया करता था। मैं कूलर ऑन करके अभी ढंग से कुर्सी पर बैठ भी नहीं पाया था कि वो हाथ में बैग पकड़े, होठों पर मुस्कान सजाए, आंखों में जोत जलाए ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी थी और इतनी मोहब्बत से मेरा नाम, हाँ वही जग्गू जी, हाँ जग्गू जी ही पुकारा था उसने। और मैं कुर्सी पर बैठने से पहले ही उछलकर खड़ा हो गया था। सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ, भागकर उसके पास भी आ गया। जी फरमाइए। मैंने बड़ी प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाकर उसकी आंखों में देखा। वो मैं कल फोन की थी, आपसे किराए के मकान का कहा था और आपने कहा था कि मकान खाली नहीं है। मैं सोची एक बार आपसे मिलकर बात कर लूं। वो दरवाजे पर खड़ी कह क्या रही थी, मेरे कानों में शहद टपका रही थी। अरे आइए ना, बैठिए। मुझे पहले कहा होता कि आपको मकान चाहिए तो अब तक मैं एक मकान क्या 10 मकान आपको दिला चुका होता। सॉरी, दिखा चुका होता। मेरी जबान उसको देखकर फिसल रही थी। मैंने कहा तो था आपसे कि मकान मुझे चाहिए। वो अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गई और बड़ा सा बैग वहीं जमीन पर रख दी। अब मैं उसे क्या बताता कि फोन करने पर मैं उसे देख कहाँ पाया था, सिर्फ आवाज ही तो सुनी थी। देखा होता तो मैं ये सोचता उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर आप कोई मकान मुझे आज ही दिला दें, बहुत मेहरबानी होगी। वो हाथ जोड़े कह रही थी। मैं अपनी सोचों से निकल आया। अरे हाथ मत जोड़ें, आपने जग्गू जी कह दिया, अब कुछ और कहने की जरूरत कहाँ रही। आप बैठें, मैं अभी बात करता हूँ। बस आप समझें, आपको मकान मिल गया। मैं उसे तसल्ली देता नंबर मिलाने लगा तो वो खुश होकर अपने बैग से मोबाइल निकालने लगी और मैं नंबर मिलते ही कहने लगा, नारायण जी, आपको किराएदार चाहिए था ना, मैं अभी एक किराएदार को ला रहा हूँ। दूसरी तरफ नारायण जी कह रहे थे, तुम्हें अब याद आ रही है, मेरे घर किराएदार आए 2 महीने हो गए। हाँ, बस आप बेफिक्र रहें, किराया वक्त पर आपको मिल जाएगा। मैं उनकी बात को नज़रअंदाज करता कह रहा था, मिल जाएगा क्या, हर महीना मिल रहा है, मैं किराएदार रख चुका हूँ। नारायण जी अब की बार इतनी ऊंची आवाज में कह रहे थे कि पूरा मोहल्ला सुन रहा होगा। सिर्फ मैं ही था जो सुनकर भी अपनी बात पर अड़ा था। हाँ, बस मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। मेरी बात पर नारायण जी का पारा चढ़ गया। वो तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, किराएदार रख चुका हूँ, कह रहा हूँ मैं, और तुम हो के। मैं इतना सुनकर फोन रखकर उसे चोरी चोरी देखने लगा, जो फोन पर किसी से बात करने में मगन थी। उम्र कोई 20-22 साल होगी। सफ़ेद कुर्ती पर पिंक दुपट्टा और सफ़ेद चूड़ीदार पहने, धूप से बचने के लिए क्रीम कलर का बंधनी स्कार्फ सर पर बांध रखा था। हाँ तो जग्गू जी, मकान। वो फ़ोन बंद करते हुए मुझसे मुखातिब हुई थी। हाँ, आप चलो, मैं मकान दिलवाता हूँ। मैं उठ खड़ा हुआ तो वो भी अपना बड़ा सा बैग उठाए मेरे साथ खड़ी हो गई। अरे आप बैग रहने दें, मैं ले चलता हूँ। मैं उसके हाथ से बैग लेता हुआ बोला तो वो खुश होकर मुझे देखी, जैसे कह रही हो, ले चलें, मुझे क्या। फिर मैं उसे अपनी गाड़ी पर बिठाकर कभी इधर तो कभी उधर घूमता रहा। खाली मकान का मुझे खुद पता नहीं था तो उसे क्या खाक बताता। 2 घंटा इधर उधर घूमने के बाद मैंने गाड़ी अपने मकान के सामने रोक दी। ये मकान तो काफी बड़ा है। वो मेरी गाड़ी से उतरती हुई बोली, हाँ है तो, मगर सामने वाले मकान से छोटा। मैंने मुस्कुरा कर कहा तो वो सामने वाले मकान को देखने लगी। हाँ ये तो है। उसकी नज़र सामने वाले मकान पर ही टिक गई थी। मैं उसे लिए अंदर आ गया। माँ किचन में खाना बना रही थी।
मैं उसे बाहर वाले कमरे में छोड़कर माँ के पास आ गया। माँ, वो एक लड़की, मैं कहते कहते रुक गया। एक लड़की? माँ हांडी छोड़कर मुझे घूरने लगी। हाँ, एक लड़की। उसे किराए पर मकान चाहिए था और मकान कहीं मिल नहीं रहा था, सो मैं उसे यहाँ ले आया। एक कमरा उसे किराए पर दे देता हूँ। मैंने प्यार से माँ के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। कहाँ है वो? माँ जरा नर्म पड़ती हुई पूछी। वो बाहर वाले कमरे में। माँ मेरे साथ बाहर वाले कमरे में आई। कुछ देर उससे सवाल जवाब करती रही, फिर किराया वक्त पर देना कहकर नीचे वाले कमरे की चाबी उसे पकड़ा दी। मेरा दिल खुशियों से भर गया। खुशियों से इसलिए भर गया कि मुझे लग रहा था उसे ज्यादा दिन किराया नहीं देना पड़ेगा, फिर तो वो इस घर की मालकिन हो जाएगी। ये खालिस मेरी सोच थी। खालिस मेरी सोच इसलिए कि उसने मुझे शहद टपकाकर जग्गू जी जो कहा था। फिर वो शहद टपका कर जग्गू जी कहती रही और मैं माँ की नजरें बचाकर उसे आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर ला कर खिलाता रहा। माँ कोई बढ़िया सालन तैयार करती तो मैं चुपके से उसे दे आता। कभी उसके घर का पंखा ठीक कर देता तो कभी उसके लिए बाजार से सब्जी खरीद लाता और वो मेरी इस कार्रवाई पर ऐसे खुश होती जैसे मैंने उसे कारून का खजाना दे दिया हो। खुश तो मैं भी रहता कि चलो एक दिन ये छोटी छोटी खुशियाँ मुझे बड़ी खुशी की शक्ल में वापस मिल जाएगी। फिर नहीं समझे ना आप सब? अरे भाई, वो मुझसे शादी कर लेगी और क्या। बड़ी खुशी का इंतजार करते करते 2 महीने हो गए, मगर ये खुशी नसीब ना हुई। एक दिन मैंने माँ से पूछा भी, माँ ये नीचे वाली लड़की कैसी है? कैसी है से क्या मुराद? माँ आंखें निकाले पूछी तो मेरे हलक में रोटी फंसने लगी। माँ मुझे पानी का गिलास पकड़ाते हुए नाराजगी से बोली, मुझे कौन सा उसे बहू बनाना है? अच्छी है तो रहे, बुरी है तो मेरी बला से। मैं हैरान रह गया। क्या माँ, अच्छी तो है, बहू बनाना पड़े तो तेरी क्या राय होगी? मेरी बहू तो मैं देख चुकी हूँ, बस उधर से जवाब आना बाकी है। माँ खुश दिली से बोली, किधर से? मैं हैरान सा पूछने लगा। तू रहने दे ये सब और सुन, नाम मत ले इस नीचे वाली को बहू बनाने का। तुझे क्या पता, दिन भर तो मैं घर पर रहती हूँ। तू सुबह का गया शाम में आता है और वो कम वक्त की मारी सारा दिन सामने वाले मिश्रा जी से मीठी मीठी बातें करती हैं। कभी मिश्रा जी उसके कमरे में चले आते हैं तो कभी ये मिश्रा जी के घर पर। माँ की बातों पर मैं उछल पड़ा। अरे मीठी मीठी बातें ही करनी थी तो मुझसे कर लिया होता। वो मिश्रा जी जिसकी बहू को मरे 5 साल हो गया है, जिसकी बीवी को मरे 5 साल हो गया था, बच्चे बाहर पढ़ रहे थे और ये नाजुक अंदाम परिविश उस 50 साल पार से मीठी मीठी बातें मैं आगे सोच भी ना सका। चुपचाप खाना छोड़कर अपने कमरे में आ गया। कितनी बार सोचा था कि आइसक्रीम देते वक्त उससे कह दूंगा कि मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे लिए आइसक्रीम की फैक्ट्री लगवा दूंगा, मगर फिर सोचता वो 22-23 साल की और मैं। खैर छोड़िए, बार बार अपनी उम्र बताते अच्छा नहीं लगता मुझे। न मैंने उससे आइसक्रीम फैक्ट्री लगवाने की बात कही और न ही अपने दिल की बात बताई। और ये मिश्रा जी को देखें, मीठी मीठी बातें। मैं मुट्ठियाँ भींचकर टेरेस पर टहल रहा था, जब ही मेरी नज़र मिश्रा जी के मकान की छत पर पड़ी। वो परिविश छत पर उनके साथ बैठी किसी बात पर कहकहा लगाकर हंस रही थी।
दिल में आया अभी उसका सामान निकाल कर सड़क पर फेंक दूं, मगर मैं एक बार फिर दिल महसूस कर रह गया। दूसरे दिन ये सोच कर उठा था कि न तो आज से उसे सब्जी खरीद कर दूंगा और ना ही आइसक्रीम, बस बहुत हो गया। नाश्ते पर माँ से साफ लफ्जों में कहने ही वाला था कि उस परी विश को मकान खाली करने का कह दे कि बाहर एक हंगामा मच गया। मिश्रा जी के घर चोरी होने का हंगामा। मैं और माँ भागकर बाहर आए। मिश्रा जी सर पीट रहे थे, उनके घर चोरी हुई थी। मैं भागकर नीचे वाले कमरे की तरफ आया जहाँ वो परी विश रहती थी, मगर कमरा खाली था। ना वो परी विश थी, ना ही उसका इकलौता बैग। मैं ठंडी सांस लेकर कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर भीड़ लगी रही, फिर सब चले गए। मैं कुछ देर मिश्रा जी के पास खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, आज फिर एक नया किराएदार ला रहा हूँ। इस बार जरा दूर ही रहिएगा। ज्यादा मीठा इस उम्र में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। मेरी बात पर मिश्रा जी सर झुकाकर रह गए और मैं उनके पास से उठकर ऑफिस चला आया। दिल रो रहा था मेरा। मुझे आइसक्रीम याद आ रहा था। सालन कम देखकर माँ के पूछने पर अपना झूठ बोलना भी याद आ रहा था। मैं उदास मन के साथ कुर्सी पर बैठा था। अभी ऑफिस आए ज्यादा देर नहीं हुआ था कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ पर मैं कुर्सी छोड़कर बाहर निकल आया। सामने ऑटो का किराया देती उस लड़की को देखकर मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। मुस्कान एक बार फिर से चेहरे पर सज गई। ऑटो जा चुका था और वो मेरे सामने खड़ी कह रही थी, जगदीश कुमार जी से मिलना है। तुम बता सकते हो वो कहाँ मिलेंगे? मैं ही हूँ, जग्गू जी। मेरी जबान लड़खड़ा गई। मुझे जग्गू जी से नहीं, जगदीश कुमार से मिलना है। वो सर से पैर तक मुझे देख रही थी। मैं ही हूँ, जगदीश कुमार। मैं तन कर खड़ा हो गया। आप? मगर लग तो नहीं रहे। वो हैरान हो रही थी। क्यों नहीं लग रहा? मैं आंखें निकाले पूछ रहा था। क्योंकि आपकी जो बायोडाटा आपकी माँ ने मेरे बाबा को दी थी, उसमें आपकी उम्र 40 साल लिखी थी। बाबा ने मुझसे कहा कि एक बार जगदीश कुमार को देख आओ, फिर शादी की बात आगे बढ़ेगी। इतना कहकर वो पलट कर जाने लगी। मुझे माँ की बातें याद आ गई। मेरी बहू तो मैं देख चुकी हूँ, बस उधर से जवाब आना बाकी है। मेरा दिल धड़क कर हलक तक आ गया। अरे रुको तो सही। मैं भागकर उसके पास रुक गया। कैसा लगा जगदीश कुमार? मैं मुस्कुराकर पूछ रहा था। वो जरा शर्माई, जरा मुस्कुराई, जरा इतराई, फिर आंखें घुमा घुमा कर बोली, जग्गू जी। जग्गू जी? मैं उसकी आंखों में देखकर दोहराया, जैसे पूछ रहा हूँ कि मैं समझ नहीं पाया। जग्गू जी यानी चालबाज फिल्म वाले रजनीकांत। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। इसके इस जवाब पर मुझे टूट कर प्यार आया था और मैं भी कहकहा मारकर हंस पड़ा था। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं जल्द ही अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी के साथ आप सबों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।